हाय गाइस, एज प्रॉमिस्ड मैं इकोनॉमिक्स के 50 MCQs लेकर आ गई हूँ. एज यू गाइस नो, आई एम ऑन अ फ्रैक्चर दीज डेज. आई हैव काइंड ऑफ ब्रोकन माई फुट. तो मैं ऐसे ही बैठे बिठाए ये वीडियो बनाने वाली हूँ. एंड द फोकस वुड बी मोर ऑन शेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विद यू, और उनके आंसर्स क्या होने चाहिए ये हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड इज असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन. इंडस्ट्रियल असर्शन है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज फर्स्ट लॉन्च इन 1956, और रीजन दिया हुआ है द नीड फॉर मोर फोकस ऑन इंडस्ट्रीज वाज फेल्ट एज द इनिशियल प्लान्स फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर ओनली. तो आंसर इसका ये है कि असर्शन तो गलत है, बिकॉज पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी टेक्निकली 1948 में बनी थी. ऑल दो 1956 इज द फर्स्ट मोर इम्पॉर्टेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन निकाली गई थी, बट फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज लॉन्च इन 1948. बट द रीज़न इज़ करेक्ट, क्योंकि बिल्कुल पहले जो पहला आपका 5 ईयर प्लान था उसमें एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस था, इसीलिए नेक्स्ट 5 ईयर प्लान्स में इंडस्ट्रीज पे फोकस करने की कोशिश की गई. सो द आंसर इज गोइंग टू बी असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज राइट. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. स्टेटमेंट 1, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर प्रमोटेड टू इंश्योर जस्टिस एंड इक्विटी. स्टेटमेंट 2, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वर प्रमोटेड टू इंश्योर मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. आपको 2 सेकेंड, यू नो हाउ यू कैन सॉल्व दिस इज गाइज, आप लोग इसको पॉज कर सकते हैं वीडियो को, अपने आंसर्स एक बार लिख लीजिए, एंड देन व्हेन आई एम डिस्कसिंग टैली योर आंसर्स विद माइन. ओके, सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के पीछे जो लॉजिक था वो ये था कि कम पैसे लगते हैं, कहीं भी खुल सकती हैं, एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली है, तो जस्टिस और इक्विटी मतलब हर एरिया को इक्वल इंपॉर्टेंस मिले वो पॉसिबल है थ्रू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. But large-scale industries were not promoted for more employment opportunities. It was realized कि इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस बनाना बहुत ज़रूरी है, और वो पॉसिबल है सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से. सो द आंसर इज गोइंग टू बी हियर, ओवर हियर इज गोइंग टू बी स्मॉल. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है. थर्ड, जब फॉरेक्स बढ़ता है डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स ए बढ़ते हैं. द लॉजिक इज वेन एवर FER फॉरेक्स रेट इंक्रीजेज. ओके, ये फॉरेक्स रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है. बाय द वे गाइस, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो अपनी करेंसी डिप्रिशिएट होती है, और जब हमारी करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट 1, द फॉरेन एक्सपोर्ट इंक्रीज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस. स्टेटमेंट 2, द फॉरेन इम्पोर्ट डिक्रीज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस. अब ये दोनों स्टेटमेंट्स ना देखने में सही लगती हैं, बट दे आर बोथ फॉल्स. द आंसर इज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 फॉल्स, क्योंकि हुआ ये था कि बिल्कुल आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्सपोर्ट कम हो गए थे, बिकॉज वी लॉस्ट मेजॉरिटी ऑफ आर पोर्शंस टू पाकिस्तान, राइट, जहाँ से हम ऐसी चीज़ें बनाते थे जिन्हें हम एक्सपोर्ट करते थे, वी लॉस्ट देम. और स्टेटमेंट 2, फॉरेन इम्पोर्ट डिक्रीज हो गया उल्टा आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि हमें खाने के भी लाले पड़ गए, हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी हैड टू इंक्रीज आर फॉरेन इम्पोर्ट. ठीक है, तो आंसर्स आई होप आपको क्लियर है. अब अगले पे चलते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल टेक यू टू अनदर वन. होल्ड ऑन फॉर अ मिनट. ओके, जस्ट होल्ड ऑन. Okay, here we go. So this is your next set of questions. These are your next set of questions. Check this out. फिफ्थ क्वेश्चन, पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स. असर्शन रीजनिंग मैं पहले भी कह चुकी हूँ अपनी शॉर्ट्स में कि असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो ध्यान रखेंगे. असर्शन इज पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैव फेल्ड टू क्रिएट एनी इम्पैक्ट ऑन पावर्टी लेवल्स. एलिविएशन का मतलब खात्मा, खत्म होना. तो असर्शन खुद ही सोचिए क्या है कि पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ा है, और रीजन ये है ड्यू टू इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल दिस हैज हैपेंड. तो असर्शन तो गलत है, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते डेफिनेटली कि बिल्कुल ही असर नहीं पड़ा. ऑफ कोर्स देयर हैज़ बीन, द इम्पैक्ट हैज़ बीन म्यूटेड, कम हुआ है, लेकिन हुआ तो है ही, हम मना नहीं कर सकते. और रीज़न बिल्कुल सही है, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल, इसकी वजह से जितना असर आना चाहिए था उतना नहीं है. सो असर्शन इज राइट, रीजन इज रॉन्ग. Question number 6, Statement 1, human capital formation is dependent on physical capital. Statement 2, physical capital can be created through imports, not human capital. देखो भाई, पहली वाली तो गड़बड़ है, क्योंकि फिजिकल कैपिटल होता है मशीनें, टूल्स.
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हम लोग, जो एजुकेशन हेल्थ के थ्रू बनता है, द स्किल द नॉलेज डेवलप्स थ्रू एजुकेशन एंड हेल्थ, ये फिजिकल कैपिटल पे डिपेंडेंट नहीं है, उल्टा है, फिजिकल कैपिटल कितना अच्छे से चलेगा ये ह्यूमन कैपिटल पे डिपेंडेंट है. Statement 2, physical capital can be created through imports. Yes. If I don't have any technology, if I don't have any machines, I can import it. अब हमारे पास बुलेट ट्रेन नहीं थी, हम import कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल नहीं import कर सकते. कितना import करोगे? इसे तो अपने ही देश में बनाना पड़ता है. So statement 1 is wrong. Statement 2 is correct. 7th, Rima sent a Western Union money transfer to her brother here in India. What account side of BOP will this reflect? तो वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के थ्रू पैसा भेज रही हैं. दिस इज रेमिटेंस विच इज अ यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन, सो इट शुड डेफिनेटली रिफ्लेक्ट इन करंट अकाउंट ऑफ बीओपी. पैसा इंडिया में आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रही है, तो क्रेडिट साइड. नेक्स्ट, इंडिया हैज बॉट रफाल जेट्स एंड न्यू मिग एयरक्राफ्ट ऑन लोन. विच साइड ऑफ बीओपी विल दीज रिफ्लेक्ट? ऑप्शंस यहाँ क्लियर नहीं है, बट मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ. any sort of defense purchase, Rafale है, MiG aircrafts हैं, bombs हैं, missiles हैं, they will all reflect in current account. अगर हमने खरीदा है तो डेबिट साइड, अगर हम बेच रहे हैं तो क्रेडिट साइड. डेबिट और क्रेडिट के समय तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फॉरेन एक्सचेंज किस में आ रही है. अगर आ रही है तो क्रेडिट साइड है, अगर जा रही है तो डेबिट साइड है. ठीक है, चलो जी, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. 9th question here. Statement 1, rural development majorly involves ensuring sustainable livelihood options for rural areas. Statement 2, Swaran Jayanti Shehri Rozgar Yojana has been therefore promoted to help rural youth for self-employment. पहली statement correct है, sustainable livelihood options ही promote करना चाहते हैं. दूसरी गलत है क्योंकि वो शहरी रोजगार योजना है, वो रूरल यूथ के लिए नहीं है. तो यहाँ पे मुझे ये कहना है that you really need to work hard on all your policies and schemes. There is a video, आप उस वीडियो को देखकर वो सारी पॉलिसीज याद कर सकते हैं. Keep a track of that. 10th question, Statement 1, organic farming needs a lot of investment to be promoted. Statement 2, it creates lucrative options for farmers. Lucrative मतलब पैसा कमाने का मौका मिलता है, बहुत प्रॉफिटेबल है. तो जी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ज़्यादा पैसे लगते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में. स्टेटमेंट 2, ल्यूक्रेटिव ऑफर भी क्रिएट करती है, फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग से ज़्यादा पैसे कमा भी सकते हैं. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. 11th question, the FDI, which is foreign direct investment, and FII, foreign institutional investors, differentiates with each other on the basis of A, मतलब दोनों में क्या फ़र्क है, किस किस बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे. A, issue of shares, B, land purchased, C, level of involvement, D, all of these. तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि एफडीआई में बाहर की कंपनीज बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ आ जाती हैं, लेकिन एफआईआई में आप सिर्फ शेयर्स परचेज करते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आना चाहिए. 12th, गवर्नमेंट में इंक्रीज टैक्सेस इन द इकोनॉमी टू A, स्टेबलाइज इकोनॉमी, B, इंक्रीज रेवेन्यू, C, रीएलोकेट रिसोर्सेज, D, ऑल ऑफ दीज. तो ऑब्वियसली इसका आंसर D है, क्योंकि हम टैक्सेस बढ़ाते हैं, कई बार इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो टैक्सेस बढ़ा के उसे ठीक करते हैं, तो पहला ऑप्शन हो गया. रेवेन्यू, ऑब्वियसली टैक्स बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा. और रिसोर्सेज रीएलोकेट करते हैं, अमीरों से लेते हैं, गरीबों में बांटते हैं, हार्मफुल कंपनीज को बोलते हैं ज़्यादा टैक्स दो और उससे एनवायरनमेंट का भला करते हैं. सो ऑब्वियसली टैक्सेस आर यूज्ड इन ऑल दोज कॉन्टेक्स्ट, सो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर ओवर हियर. ओके. Okay, so moving on, 13th question, composition of foreign trade is types of goods and services exported and imported, the countries with which we trade, export and import of goods, export and import of goods and services. तो composition का मतलब होता है हम क्या बेच रहे हैं, what is that we are selling. तो the answer should be A. 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, वॉल्यूम, composition और डायरेक्शन. वॉल्यूम मतलब what is the amount of export and import that we are undertaking. कॉम्पोजिशन मतलब कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, और डायरेक्शन मतलब किन के साथ कर रहे हैं. सो द आंसर शुड बी ए हियर. 14th, बेस इफेक्ट इज, बेस इफेक्ट का आंसर इज सी, क्योंकि बिकॉज व्हाट हैपन्स इज, बेस इफेक्ट क्या है कि क्योंकि हमारा बेस स्टार्टिंग पॉइंट ही बहुत छोटा है, तो उसमें ज़रा सा भी चेंज होता है तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा चेंज हो गया. मान लो आपके एक्सपोर्ट्स 2 थे और आपके एक्सपोर्ट्स 2 से 4 हो गए,
तो एब्सोल्यूट नंबर वाइज तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन परसेंटेज वाइज जब इसको कैलकुलेट करो तो ये 100% का राइज है, तो ये बहुत बड़ा लगता है, जो एक धोखा है। तो इसीलिए यू शुड नो व्हाट इज बेस इफेक्ट, ये फॉरेन ट्रेड में बहुत देखा जाता है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर से मूव करके इट इज मूविंग टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर. So this is answer is C, rise in the contribution of industrial sector and fall in agriculture sector. अगला, which of these is a sunrise industry? Electronics इसका आंसर है। आपको पता होना चाहिए सनराइज इंडस्ट्रीज क्या है, आपको कमांडिंग हाइट्स इंडस्ट्रीज भी पता होनी चाहिए। Which of the following is the highest export category? पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा जेम्स एंड ज्वेलरी में होता है, so the answer is going to be D. What is the other name for Carvey Committee and when was it formed? Carvey Committee का दूसरा नाम है B, the Village and Small Scale Industry, and it was formed in 1955. आगे चलते हैं। What was the basis of granting a license during pre-1991 time? मतलब आप लोगों को पता है कि 91 से पहले लाइसेंस राज, परमिट लाइसेंस राज चलता था, तो क्या बेसिस थी? ये एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली गिवन है। If the government was convinced that the economy needed a larger quantity of goods, that it was a commanding heights industry, that it should promote regional equality. Answer है all of these. D. The IPR 1956 formed the basis of which plan? Question पूरा नहीं दिख रहा है, मैं पढ़ रही हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। Question है the IPR 1956 formed the basis of which plan? तो इसका आंसर है it formed the basis for second plan, क्योंकि 1951 to 56 तो पहला ही चल रहा था, तो 56 की पॉलिसी सेकंड प्लान को उसने बढ़ावा दिया। सेकंड प्लान इज द आंसर। डेड सोशल वेट मीन्स incurring losses due to inefficiency and corruption, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस दिया गया था 91 से पहले, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना, वो सारा उड़ने लग गया सब कुछ, मतलब वी स्टार्टेड इनकरिंग अ लॉट ऑफ लॉसेस, और हम उन लॉसेस को डेड सोशल वेट कहते हैं। अब द क्वेश्चन इज कि वो किस वजह से हुआ, सो द आंसर टू दैट इज इनएफिशिएंसी एंड करप्शन। 22nd, what is the main purpose of poverty alleviation program? क्यों है poverty alleviation programs? poverty हटाने के programs क्यों है? Removing lack of access to resources, removing obstacles to things that a person can do in life, removing lack of health and education. Answer D है all of these. इन सब objectives को दिमाग में रखते हुए poverty alleviation programs बनाए गए हैं। Headcount ratio is A, clear definition given in NCERT. 24th, which of these is a clear determinant of well-being, material well-being in rural areas? मतलब किससे पता चलता है कि रूरल एरिया का इंसान ठीक ठाक पैसे वाला है? A, फार्मिंग एसेट्स से, नॉट ओनरशिप ऑफ गोल्ड, नॉट ओनरशिप ऑफ लैंड। हालांकि ऐसा लगता है कि लैंड ओनरशिप शुड बी द आंसर, बट एनसीईआरटी को फॉलो करें तो फार्मिंग एसेट्स आंसर है। हाउ डिड द Indian government's attempt to redistribute land fall? We know that Indian government जो एक्स्ट्रा लैंड होता था उस पर लैंड सीलिंग लगा के लेकर गरीब लैंडलेस लेबरर्स में बांटती थी, वो फेल क्यों हुआ? इसका आंसर था बोथ बी एंड सी। बहुत छोटा लैंड वायबली कल्टिवेट नहीं हो पाता, बहुत छोटे लैंड पे ट्रैक्टर नहीं चलते, फर्टिलाइज़र दूर दूर चीज़ें उगानी होती हैं कई प्लांट्स में, वो नहीं हो पाता। ऊपर से कई स्टेट्स ने इसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया, दे डिडंट अग्री टू इट, तो इसीलिए रीडिस्ट्रीब्यूशन इतने अच्छे से नहीं हो पाई। डी आंसर है। अर्बन पॉवर्टी लीड्स टू कैजुअलाइजेशन एंड पीपल आर नॉट स्किल्ड टू लैंड रेगुलर जॉब्स। करेक्ट है। कैजुअलाइजेशन का मतलब है कैजुअल लेबर का बढ़ना, यानी रेगुलर जॉब ना मिल पाना, क्योंकि अर्बन पॉवर्टी है मतलब आपको नौकरी नहीं मिल रही है। जब आपको कोई नौकरी नहीं मिलती तो आप कैजुअल लेबर की तरह रेडी होते हैं काम करने को, और इसका कारण यही है दैट यू आर नॉट स्किल्ड इनफ कि आपको प्रॉपर रेगुलर जॉब्स मिल सके। सो द आंसर इज ए इज करेक्ट, आर इज राइट, एंड आर इज द राइट रीजन ऑफ ए। 27th question is, एक मिनट, just a second guys. Who is implementing rural employment generation program? कौन चला रहा है इसको? खादी कमीशन, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, टेक्सटाइल कमीशन? आंसर इज खादी कमीशन। खादी कमीशन चला रहा है इसको। 28th, educated, एक मिनट,
Which of these helps educated, unemployed, rural and urban youth to get financial help for self employment? आपकी ऑप्शंस आपके सामने है. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, rural employment generation program. The answer is Pradhan Mantri Rozgar Yojana. Over here, I have to say this. You guys have to definitely go through all the poverty alleviation schemes. और उनका aim क्या था, वो कब start हुई थी और उसे कौन चलाता है. ये 3 aspects you should be very clear with. If you are not, kindly go and visit my video जहाँ आपको ये clarity मिल जाएगी. Next. How can depreciation of human capital be tackled? अब human capital technically depreciate नहीं होता, लेकिन lack of knowledge can lead to depreciation. तो इसका आंसर है ये, by continuous learning investment. सीखते रहेंगे तो depreciate नहीं होंगे. 30th, which of these correctly indicates the growth of education spend as part of India's GDP? It's a NCERT data. Lot of data points in this chapter, in poverty chapter. Keep a track of it. Lot of data points in FDI, LPG वाला chapter. FDI कितना आया, disinvestment का कितना level था, पहले कितना plan किया था, फिर कितना achieve किया. You guys should be well aware of all those things. इसका आंसर बी है, 0.64 to 4.13% of GDP. What is mobility of human capital restricted by? तो human capital मोबाइल हो सकता है लेकिन हो नहीं पाता, यानी human capital कहीं भी उठ के कभी भी नहीं जा सकता. किस वजह से? What are the restrictions? Are these trade restrictions? No. क्योंकि trade restrictions चीज़ों पे लगती हैं, लोगों पे नहीं. The answer should be D, both B and C, nationality and culture. लोग आसानी से इसलिए नहीं move कर पाते because it's difficult for them to adjust to a new culture, a new nation. So B and C. 32, I'm going to expand it. Hold on for a minute. Human capital assertion. Human capital creates private benefits. It largely benefits the person who is educated. A गलत है. Human capital private benefit नहीं create करता. ह्यूमन कैपिटल, अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैं कई लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं करूँगी. सो ह्यूमन कैपिटल, नॉलेजेबल पर्सन कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, तो वो पब्लिक बेनिफिट क्रिएट करता है. इसीलिए असर्शन गलत है एंड रीज़न, असर्शन गलत है, रीज़न भी गलत है. बोथ आर रॉन्ग. डी. विच ऑफ दीज इज नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी overseeing education in India? The answer is ICMR because that represents Indian Council for Medical Research. बाकी सब education से related हैं. Which of these concepts treats human beings as an end in themselves? Human capital, human development, human resources, human capital formation. ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, NCERT में है और इस पर आप खास ध्यान देंगे. This is human development. Human development कहती है कि इंसानों को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है. You are learning because you got to develop your own life. And human capital says you are learning because you got to earn money. आपको पैसा कमाने आना चाहिए, इसलिए आपको skilled होने की ज़रूरत है. ये thought human capital का है. Human development कहता है कि यार तुम इंसान हो तो तुम्हें knowledgeable होना, अपनी life में developed होना is very important. Okay guys, I'm going to close today's video over here. Part 2 I'm going to bring tomorrow where I'm going to do the remaining questions, mostly macro. So stay tuned. Okay, all the best.